स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स हैं। राजस्थान का इतिहास। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इतिहास को जानने के स्रोत। तो हम जो इसमें लिखा है मैं उसको रीड करूँगी, बीच बीच में कुछ समझाने का होगा, मैं समझाऊंगी। इतिहास को जानने के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत, मतलब बहुत पुराने हैं, और साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत हैं, और पुरालेखीय स्रोत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। वो क्या हो सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और उत्खनित पुरावशेष, मतलब जो खुदाई करने पे जो अवशेष मिले हमें वो। अब बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अभी जो हमने देखा ना कि अभिलेख, ताम्रपत्र, अभी हम इनके एक एक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है, प्रशस्ति कहलाती है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने में। तो वैसे ही जो प्रशस्ति होती है वो राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रशस्ति। अभिलेख समसामयिक होते हैं, मतलब उस समय के बारे में हमें बताते हैं जिस समय में वो लिखे गए, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताते हैं। अभिलेखों से तिथि क्रम निर्धारण में मदद मिलती है। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उस राजा का शासनकाल किस समय रहा होगा, किस समय नहीं रहा होगा, तो समय के बारे में भी जानकारी मिलती है। अभिलेखों से वंशावली, विजय तथा स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। अगर अभिलेख लिखे गए हैं तो हमें पता चलेगा कौन से वंश का है, इस वंश में कौन सा राजा रहा था, ये कितने राजा पहले आए, कितने बाद में आए, वगैरह वगैरह। विजय मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ विजय की, उसका पता चलता है। और स्थापत्य कला का भी, कौन से महल बनवाए, कौन से, मतलब जो भी स्टेचू वगैरह, महल वगैरह, दुर्ग, किले जो बनवाए उनके बारे में भी पता चलता है। मंदिरों के बारे में भी पता चलता है। जैसे बड़ली अभिलेख जो कि अजमेर में मिला है हमें। एग्जाम्पल के लिए कौन सा? बड़ली अभिलेख अजमेर में मिला है, और ये 443 ईसा पूर्व का अभिलेख बताया जाता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका, मतलब चित्तौड़ का पुराना नाम है मध्यमिका, तो इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका चित्तौड़ में है। वह क्या था? एक जैन केंद्र था। 1912 ईस्वी में गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन सा अभिलेख? बड़ली अभिलेख। और यह है राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है, बड़ली अभिलेख। अगली बात करते हैं जैसे घोसुंडी अभिलेख। यह भी चित्तौड़ में मिला है हमें, और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। बड़ली अभिलेख कब का है? 443 ईसा पूर्व का। और जो घोसुंडी अभिलेख है ये है चित्तौड़ में मिला, और कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण, जिसे बलराम भी कहा जाता है, यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण के पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार यह अभिलेख भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो बड़ली अभिलेख। और राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा हो गया? घोसुंडी अभिलेख। अब बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रशस्ति क्या होती है? जो राजा की प्रशंसा में लिखी गई हो। तो जो रणकपुर प्रशस्ति है वो 1439 ईस्वी की है। यह प्रशस्ति चौमुखा मंदिर, आदिनाथ या ऋषभदेव, जो जैन धर्म है उनके जो तीर्थंकर थे, है ना, जो पहले तीर्थंकर हैं, उनका नाम है आदिनाथ ऋषभदेव, मंदिर में लगी हुई है। यह प्रशस्ति बप्पा रावल तथा काल भोज को अलग अलग बताती। इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि बप्पा रावल एक अलग इंसान था और काल भोज एक अलग इंसान था। यह प्रशस्ति कुंभा की विजय तथा उपलब्धियों की जानकारी देती है। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। किसके लिए? मुद्रा, मतलब पैसों के लिए क्या किसका यूज किया गया है? नाणक शब्द का यूज किया गया।
इस प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार देपाक का नाम मिलता है। जो मंदिर है उसका वास्तुकार कौन था, तो उसका नाम मिलता है। क्या नाम था उसका? देपाक नाम था। अब आगे बात करते हैं आमेर अभिलेख कब का है? 1612 ईस्वी का है। आप पढ़ते समय नोट्स जो हैं वो सामने रख सकते हो। आमेर अभिलेख जो 1612 ईस्वी का, संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में लिखा गया है। ये इसमें कछवाहू मतलब कुशवाहा को रघुवंश तिलक कहा गया है। आमेर के जो राजा थे वो अपने आप को किसके वंशज मानते थे? रघुवंश के वंशज मानते थे। जो मतलब कुश थे ना, लव और कुश, उस कुश के वंशज मानते थे, जो राम के पुत्र थे। इस अभिलेख के अनुसार मान सिंह भगवनदास का पुत्र था तथा उसने जमुआ रामगढ़ मतलब जयपुर में किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ में किले का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं अजमेर का फारसी अभिलेख जो कि 1200 ईस्वी का है। ये राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख है। यह अभिलेख 2.5 दिन के झोपड़े में लगा हुआ है। इसके अनुसार यहाँ संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब आगे बात करते हैं चित्तौड़ का फारसी अभिलेख जो कि 1325 ईस्वी का है। यह अभिलेख धाईबी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और इसमें चित्तौड़ का नाम क्या बताया गया? खिजराबाद। हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो उस पर अधिकार कर लेता है, अपने पुत्र को सौंपता है चित्तौड़ का किला, और उसका नाम भी बदल देता। और क्या नाम बदलता है उसका? खिजराबाद कर देता है। अब आगे हम बात करेंगे ताम्रपत्रों के बारे में कि ताम्रपत्र हैं वो कहाँ कहाँ मिले और किस किस प्रकार की हमें उनसे जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते थे। आहड़ ताम्रपत्र की बात करते हैं जो 1206 ईस्वी का है। कौन सा? आहड़, जो कि उदयपुर में पड़ता है। यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय की जानकारी देता है। बी पे आता है खेदोरा ताम्रपत्र या खेदोड़ा या खेदोरा, खेरोदा भी बोला गया है। खेरोदा ताम्रपत्र जो 1437 ईस्वी का है। राणा कुंभा ने एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान किया था। यह ताम्रपत्र धार्मिक स्थिति, मार्ग व मुद्रा की जानकारी देता है। आगे है चीकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का है। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। पूर्व ताम्रपत्र की बात करते हैं। पूर्व ताम्रपत्र जो है वो 1535 ईस्वी का है और यह ताम्रपत्र जो है वो रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है। किसकी? रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में कि कहाँ कहाँ सिक्के मिले और हमें क्या क्या वो जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्कों के अधीन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अधीन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। राजस्थान के कई स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे नगर, टोंक का पुराना नाम नगर है, वहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से कार्लाइल को 1871 ईस्वी में मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। किसको मिले थे? कार्लाइल को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे भी आएगा। तो कार्लाइल को मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कार्लाइल को राजस्थान का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे आता है नगला झील जो बयाना भरतपुर में पड़ता है। क्या? नगला झील। यहाँ से 1921 ईस्वी में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 1921, यहाँ पे ईस्वी नहीं लिखा हुआ, 1921 क्या है? सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से वंश के? गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। मतलब जो सिक्के हैं उनके ऊपर गरुड़ की आकृति बनी हुई है। 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान में घादिया सिक्कों का प्रचलन था। कौन सा? घादिया या घदिया सिक्कों का प्रचलन था। अब सिक्के हैं इतने पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं कि कब क्या नाम था क्या नहीं था, उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी कि उनको किस नाम से जाना जाता था, किस राजा की जानकारी देते हैं और समय के बारे में भी बताते हैं। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग सिक्के जारी किए। अब बात करते हैं रियासतों के बारे में और उनके सिक्कों के बारे में। यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है। जैसे मेवाड़, स्वरूप शाही, चांदोड़ी। जो मेवाड़ की जो रियासतें थी वो क्या थी? स्वरूप शाही, चांदोड़ी। क्या थे?
सिक्के। और मारवाड़ में विजय शाही सिक्के, बीकानेर में गज शाही, आमेर में झाड़ शाही, जैसलमेर में अखे शाही, आखा या अक्षय, बूंदी राम शाही। ये क्या थी? रियासतें और सिक्के। कोटा में गुमनाम शाही, अलवर में रावशाही, धौलपुर तवंचा शाही, डूंगरपुर में उदय शाही, बांसवाड़ा में सालिम शाही, प्रतापगढ़ सालिम शाही। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पास पास है ना, तो दोनों में एक जैसे ही। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला में पहले नंबर पे लिखा हुआ है शीतलेश्वर मंदिर, जो कि झालरा पाटन में पड़ता है। यह एक गुप्तकालीन शिव मंदिर है। जो शीतलेश्वर मंदिर है यह गुप्तकालीन शिव मंदिर है। यह राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। मतलब ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें तिथि देखने को मिलती है। और कब का है ये? 689 ईस्वी का है। आगे बात करते हैं जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर में है। कहाँ पे है ये? जयपुर के आमेर में। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। क्यों है ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला का? क्योंकि इनके संबंध थे, अच्छे थे मुगलों के साथ। मुगलों और राजपूतों के संबंध, मतलब जो आमेर के जो राजपूत थे उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। तो इन दोनों की मिलीजुली कला का यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। यह मंदिर मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। मानसिंह जो राजा था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, उसकी रानी थी जिनका नाम था कनकावती, और उन्होंने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया था जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। जगत सिंह बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था। जो जगत सिंह जो है वो बंगाल आक्रमण में क्या लड़ता हुआ मारा गया था। अब बात करते हैं चित्रकला की। हमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक हैं। उसमें शिकार ही चलता था ज़्यादातर, तो दृश्य भी हमें किसके ज़्यादा मिलेंगे? शिकार के ही मिलेंगे। हमें चंबल व छाजा, जो कि बूंदी के लिए जाना जाता है, चंबल व छाजा नदी के क्षेत्रों में अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। आलनिया, जो कि कोटा में पड़ता है, कन्यादह, जो बारा में पड़ता है, गरदड़ा, जो कि बूंदी में पड़ता है, बेराट जयपुर में पड़ता है, सोहनपुरा सीकर में पड़ता है, डडीकर व हरसोरा, जो कि अलवर में पड़ता है। यहाँ से हमें शैल चित्र मिले, मतलब चट्टानों पे चित्र उकेरे गए हैं, वो मिलते। राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जीन बत्तर सूरी भंडार में रखे गए। जो राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो हैं वो जैसलमेर में जीन बत्तर सूरी भंडार में रखे गए हैं। जैसे ओग नियुक्ति वृद्धि, 10 वेकालिका सूत्र जोड़ने। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग चित्र शैलियों का विकास हुआ। जैसे बूंदी की चित्रशैली जो थी वो प्रकृति चित्रण थी। मतलब वहाँ पे हमें बूंदी की चित्रकला को देखें तो हमें प्राकृतिक दृश्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली की बात की जाए तो वहाँ पे नारी सौंदर्य देखने को मिलता है। जैसे बनी ठनी की आपने पेंटिंग देखी ही होगी। नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें तो उसका नाम था पिछवाई, जिसको जीआई टैग भी दिया गया। अब बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला से हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य, वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलता है। अभी हमारे सामने एक मूर्ति है तो उससे हमें क्या पता चलता है? एक तो धार्मिक स्थिति का पता चलता है, एक नृत्य का पता चलता है। नृत्य की भी मूर्ति मतलब मूर्ति है जो नृत्य करती हुई को बनाया गया है, तो उससे नृत्य का पता चलता है। उसके पास में जो वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग दिखाए गए हैं तो उस वाद्य यंत्रों का भी पता चलता है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में। चित्तौड़ किले में बनी 9 मंजिला इमारत, इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है किसको? विजय स्तंभ को। उत्खनित पुरावशेष। अब उत्खनित पुरावशेष की बात करते हैं। उत्खननकर्ता ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया तथा उन्हें वहां से अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। उत्खननकर्ता की बात करें तो वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल, DR भंडारकर, ललित पांडे और जीवन सिंह खरकवाल, ये क्या थे? उत्खननकर्ता थे जिन्होंने उत्खनन किया और करवाया। कौन सी जगह करवाया और वहाँ से हमें क्या मिला वो भी देखते हैं। जैसे आहड़ में करवाया, वहाँ से हमें मृत भांड मिले। कालीबंगा में हमें आभूषण मिले, बेराठ में सिक्के मिले और मध्यमिका नगरी में हमें मूर्तियाँ मिले।
साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखा गया, राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मुहणोत नैणसी के बारे में। मुहणोत नैणसी यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। दीवान मतलब वित्त मंत्री थे। इनकी पुस्तकों की बात करते हैं। इनकी पहली पुस्तक है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। इससे प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती। सेकंड नंबर पे आती है इनकी जो पुस्तक है वो है नैणसी रिख्यात। इस पुस्तक में मारवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। यह ख्यात 14वीं शताब्दी के बाद के राजपूत इतिहास की जानकारी देती है। गबन के आरोप में नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी। गबन के आरोप में नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्होंने जेल में क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार नैणसी राजपूतों का अबुल फजल था। कमेंट में बताना अबुल फजल कौन था और उन्होंने क्या लिखा था। कालिका रंजन कानूनगो ने नैणसी को अबुल फजल से श्रेष्ठ बताया। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करेंगे कि भाई पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे। यह बीकानेर महाराजा राय सिंह का छोटा भाई था। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। यह अकबर का दरबारी विद्वान था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था, जो कि झालावाड़ के पास पड़ता है ना, गागरोन का किला, वो गागरोन का किला दिया था। इसकी पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। यह काव्य शैली में लिखी गई है, डिंगल, और भाषा जो है वो उत्तरी मारवाड़ी। दुर्सा आडा ने उस पुस्तक को 5वां वेद कहा। जैसे हमारे भारत में जो वैदिक साहित्य है वहाँ पे पता चलता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन जो दुर्सा आडा है उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है उसको क्या कहा है कि इसे 5वां वेद कहा है तथा 19वां पुराण का। हमारे भारतीय इतिहास में 18 पुराणों की बात की गई है तो इसे 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है और 5वें वेद के। जेम्स टोड ने इस पुस्तक को 10,000 करोड़ों का बल बताया था। एलसी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरस कहा था। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य में पॉइंट नंबर 1 क्या, जयानक। यह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। इसकी पुस्तक जो है वो पृथ्वीराज विजय है। जयानक की पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज विजय, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान थी उसकी विजय की बात की गई है इसमें। और यह क्या था, पृथ्वीराज चौहान जो है उसका क्या था, दरबारी विद्वान था। त्राइन के प्रथम युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है इससे। बी नंबर पे बात करते हैं मंडन की। यह राणा कुंभा का क्या था, वास्तुकार था। राणा कुंभा का वास्तुकार था जिन्होंने क्या बनाया था, कीर्ति स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ। इनकी पुस्तक का नाम है राजवल्लभ। इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं। राजवल्लभ से ग्राम, नगर, किला, महल, मंदिर, बाजार के स्थापत्य की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं फारसी साहित्य की। तो फारसी साहित्य में सबसे पहले आते हैं अमीर खुसरो। इनकी पुस्तक है तारिक ए अलाई या खजाइन उल फुतूह। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती। बी पे आते हैं अबुल फजल। इनकी पुस्तक जो है उनका नाम है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं। इस पुस्तक में प्रताप तथा अकबर के एक पक्षीय संबंधों का वर्णन किया गया। इस पुस्तक में प्रताप तथा, कौन प्रताप, महाराणा प्रताप, और अकबर के एक पक्षीय संबंधों का वर्णन किया गया। यह पुस्तक मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देती है। इसमें अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा व त्योहार, मुद्रा की जानकारी भी मिलती है। अब बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की। अंग्रेजी साहित्य में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अंग्रेजी साहित्य में बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। यह आयरलैंड का रहने वाला था। कहाँ के रहने वाले थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। यह मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। इसने जयपुर, उदयपुर व बीकानेर पर आक्रमण किया। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसने पहली बार राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना का। किसने, जॉर्ज थॉमस ने।
विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। आगे बात करेंगे जेम्स टोड के बारे में। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। इनके गुरु जो थे, गुरु का नाम था येती ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? येती ज्ञानचंद्र। पुस्तकों की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक जो थी वो बहुत प्रसिद्ध है, वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी बुक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसे राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? कर्नल जेम्स टोड को। इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो कि भी राजस्थान शब्द का यूज किसने किया था और राजपूताना शब्द का यूज किसने किया था। आगे बात करते हैं एल.पी. टेसीटोरी की। ये कौन थी? ये है उदीने, मतलब इटली के रहने वाले थे। यह भाषाविद तथा पुरातत्वविद थे। इनके गुरु जो थे वो धर्म विजय सूर्य इनके गुरु थे। इन्होंने भी पुस्तकें लिखी, जैसे इनकी पहली पुस्तक है बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थान। दूसरी पुस्तक है नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। पुरालेखी स्रोतों की बात करेंगे हम आगे। पुरालेखी स्रोतों को भी हम आगे अलग अलग भागों में बांटेंगे और मतलब कहाँ पे रखे गए हैं उसके आधार पे देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है हमारा वो है दिल्ली में, और जो राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में। खरीता बनाया गया। खरीता जो है वो राजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? खरीता कहा जाता था। उस समय की शब्दावली है। जैसे परवाना क्या था? राजा द्वारा अधीनस्थों को पत्र लिखा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? परवाना। अर्पदास्त क्या था? प्रजा द्वारा राजा को लिखा गया पत्र क्या कहलाता था? अर्पदास्त। सियाह हुजूर, यह जयपुर राज्य से संबंधित है। जो सियाह हुजूर शब्द जो है ये जयपुर राज्य से संबंधित है और इसमें राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। दस्तूर कोमवार, यह भी जयपुर राज्य से संबंधित है और इसमें कर्मचारियों के नाम व उनकी जाति लिखी जाती थी। हकीकत बही, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। हुकूमत बही, इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे। कमठाना बही, इसमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती। राणा राज सिंह की बही, राजस्थान की प्राचीनतम बही मानी जाती है राणा राज सिंह की बही, और इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती। जोधपुर हुकूमत री बही, यह राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती है। कौन से? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी मिलती। किसमें? जोधपुर हुकूमत रही बही। अब बात करते हैं राजस्थान का प्राचीन इतिहास। क्या था राजस्थान का प्राचीन इतिहास और हमें कैसे पता चलता है? तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास है वो हमें पता चलेगा पाषाण काल में क्या था, ताम्र पाषाण काल में कैसा था, कांस्य काल में राजस्थान के बारे में पता चलेगा, लौह काल के में भी, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल आदि जो काल रहे हैं इसमें हमें राजस्थान के बारे में पता चलता है। सबसे पहले बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ कौन सी जगह थी? बूंदी। इंद्रगढ़ से हस्तकुठार मतलब हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। कब? 1870 ईस्वी में। किसको प्राप्त हुई थी? C.A. हैकेट को प्राप्त हुई थी। सैटन कार को ऐसे उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए तथा B. आलचीन को जालोर से प्राप्त हुई। सैटन कार को ऐसे उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? झालावाड़ से। और B. आलचीन को ऐसे हथियार जो हैं ऐसे उस पुराने समय के वो कहाँ से मिले? जालोर से प्राप्त हुए। पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। अब राजस्थान है तो राजस्थान में ऐसा तो है नहीं, पूरे राजस्थान में हमें पाषाण काल के केंद्र देखने को मिलते। कुछ स्पेसिफिक जगह है तो वो देखते हैं, जैसे बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। क्या? बागोर में इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसके उत्खनन करता है वो है वीरेंद्र नाथ मिश्र, मतलब V.N. मिश्र। महासत्या नामक स्थान का उत्खनन किया गया था इनके दौरान।
यहाँ से हमें कई साक्ष्य मिले, जैसे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के मिले हैं और तांबे के छेद वाली यहाँ पे सुई मिली है। और सब के साथ खाद्य सामग्री और बर्तन रखे गए हैं, उनके बारे में पता चलता है। और हाँ, यहाँ से हमें लोहे के उपकरण भी मिलते हैं। वैसा ही एक दूसरा स्थल है जिसका नाम है तिलवाड़ा। यह है बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। बालोतरा मतलब बाड़मेर का ही हिस्सा था पहले बालोतरा। तो यह बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता भी वही हैं, कौन? वीरेंद्र नाथ मिश्र। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण, जो कि पहले में भी मिले हैं, और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य देखने को मिले। जैसे और भी स्थल हैं, जैसे पंचपदरा, जो कि पंचपदरा बालोतरा बूढ़ा पुष्कर अजमेर में पड़ता है, जायल डिंडवाना जो कि नागौर में पड़ते हैं, सोजत जो कि पाली में पड़ता है, और धनेरी ये भी पाली में पड़ता है। और यहाँ से भी हमें पाषाण काल के क्या मिले? साक्ष्य मिले। वीरेंद्र नाथ मिश्र जो है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बागोर तिलवाड़ा लेट मीसोलिथिक कल्चरल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। हमने देखा कि पाषाण काल का जो समय था उसमें राजस्थान के कौन कौन से हिस्से में उस समय के उपकरण मिले। अब बात करेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित हैं, अतः इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिसे हम शॉर्ट में आर सी अग्रवाल कहते हैं। तो ताम्र पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से हैं जो कि राजस्थान में मिले? तो पहला केंद्र है आहड़। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर जिले में आहड़ जो कि बेडस नदी के किनारे में स्थित है। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर या आठपुर था। स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। और उत्खननकर्ता की बात की जाए तो इसके उत्खननकर्ता हैं अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्यों की बात की जाए तो तांबे की भटियां मिली हैं यहाँ से। इसके कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। काले तथा लाल मर्दभांड मिले हैं। 6 चूल्हे मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार था। 2 मुंह वाला यहाँ पे चूल्हा मिला है कि भी ठीक है, बड़ी फैमिली होती थी और सबका एक साथ खाना बनता था। सिलबट्टा मिला है और बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके ईरान के साथ संबंध थे, मतलब लेन देन होता था। तो ईरानी सभ्यता की भी जानकारी मिलती। अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है जो यूनानी सभ्यता की जानकारी देता है। रंगाई छपाई के उद्योग मिले हैं। यहाँ से बाट मिला है। इससे पता चलता है कि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। गेहूं, चावल, ज्वार आदि के अवशेष मिले। बैल की मरण मूर्ति मिली है। इसे बनास का बैल भी कहा जाता है। पत्थर की नींव मिली है और छत जो है वो बांस और केलू की है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया। सबके साथ आभूषण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला ताम्रपाषाण कालीन स्थल है गिलोंड, जो कि कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल, B.R. शिंदे और ग्रेगरी पेराल। ये क्या थे? उत्खननकर्ता थे। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पकी हुई ईंटें मिली, पत्थर की गोलियाँ मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं और 5 प्रकार के यहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं। मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया, जिसे मगरी पहाड़ कहा जाता है। अगला स्थान है बालाथल, जो कि उदयपुर में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। साक्ष्यों की बात की जाए तो यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। 11 कमरों का मकान मिला है। नलकूप मिले हैं। बुने हुए वस्त्र मिले, हाथों से बना कपड़ा मिला। इस केंद्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। अगला स्थान है ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है और कोठारी नदी के किनारे पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता हैं B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। यहाँ से साक्ष्यों की बात की जाए तो गाय व बैल की यहाँ पे मण मूर्तियाँ मिली। भगवानपुरा, जो कि उदयपुर में पड़ता है, यहाँ पे भी हमें
ताम्रपाषाण काल के स्थल मिले, कुछ साक्ष्य मिले हैं, और रोजदी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ से भी मिले। अब बात करते हैं कांस्य युग की। कांस्य युग की बात करते हैं। प्रारंभ में इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे बसे हुए, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे भी स्थित हैं, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं। सबसे प्रमुख केंद्र आता है कालीबंगा, जिसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता। यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। किसने? ओरेल स्टाइन ने। सर्वप्रथम एलपी टेशीटोरी मदीने इटली ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। किसने? 1953 ईस्वी में। और किसने की? अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा की। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे क्या थे? इसके उत्खननकर्ता थे। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। दशरथ शर्मा के अनुसार जो कालीबंगा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी गई। भाई जैसे मान लो पहली राजधानी होगी मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा माना जाता, और तीसरी किसे माना गया? कालीबंगा को। किसके अकॉर्डिंग? दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान का कोटदीजी कालीबंगा के समान है। जो पाकिस्तान का कोटदीजी जो है वो कालीबंगा के समान है। यहाँ पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया। प्राक हड़प्पा जो पहला और दूसरा चरण है वो प्राक हड़प्पा का आते हैं, और तीसरा, चौथा, 5वां चरण जो आता है वो किसका आता है? वो विकसित हड़प्पा का आता है। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था। दुर्ग जैसे प्रशासनिक भवन, और निचला नगर मतलब जन सामान्य के घर। साक्ष्यों की बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए, क्योंकि महल जो है, महल मतलब जो प्रशासनिक भवन था वो एक अलग परकोटा मतलब दीवार से घिरा हुआ है, और जो निचला नगर है जो जन सामान्य के लिए वो अलग दीवार से घिरा हुआ है। द्वारपाल कक्ष, जुता हुआ खेत, एक साथ 2 फसलें उगाते थे ये लोग। यहाँ से हमें 7 अग्निकुंड मिले हैं। भागते हुए बैल की मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं। युग्मित समाधान मिले। बेलनाकार मोहर मिली है, जिससे पता चलता है कि इनकी पहुँच मेसोपोटामिया सभ्यता तक थी। कच्ची ईंटें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। अलंकृत ईंटें मिली। स्पष्ट जल की निकासी प्रणाली का अभाव था, मतलब हमें हड़प्पा में स्पष्ट जल की प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या स्पष्ट जल निकासी प्रणाली जो है उसका क्या अभाव देखने को मिलता है। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कैसे पता चलेगा भूकंप आया था? क्योंकि इनके घरों में दरारें देखने को मिली। 1985 ईस्वी में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया था। कब? 1985 ईस्वी में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं सोथी की। बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी के नाम से जाना जाता है। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम बताया गया। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया, जिसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इसके केंद्र की बात करते हैं। सांवलिया और पुगल जो कि बीकानेर में है, मतलब जो सोती है वो हो गया, और सांवलिया पुगल जो है ये बीकानेर में हो गई। ये भी एक ऐसे स्थल है जहाँ से हमें सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं लौह युग की। वेदों में इस युग की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसके केंद्र की बात की जाए तो जैसे अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा जो कि श्रीनगर में पड़ता है, और चक 64 वो भी श्रीनगर में पड़ता है। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद जो है उसका क्षेत्र क्या था? जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र था। ऋग्वेद से इस जनपद की जानकारी मिलती है, और इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, जो कि अभी जयपुर में पड़ती। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती। जो महाभारत है वहाँ से भी हमें विराटनगर की जानकारी मिलती।
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया था। गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था, जो मत्स्य जनपद है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। अब बात करते हैं चेदी महाजनपद की। सबसे पहले किसकी बात की थी हमने, मत्स्य महाजन की। अब बात करते हैं चेदी महाजन की, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हराया था। कालांतर में मत्स्य महाजनपद का मगध महाजनपद में विलय हो गया था। जो चेदी महाजनपद है इसने क्या किया था, चेदी महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और उस महाजनपद ने क्या किया था, मत्स्य महाजनपद को हराया था। कालांतर में मत्स्य महाजनपद का मगध, जो कि बिहार वाला एरिया है, मगध काफ़ी शक्तिशाली हो गया था बाद में, और मगध महाजनपद में क्या हो गया था, विलय हो गया था। अब बात करते हैं राजस्थान में सूरसेन महाजन। पहला महाजनपद कौन सा था, मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद से कौन सा महाजनपद जुड़ा हुआ है, चेदी महाजनपद, क्योंकि इनमें क्या बताया जाता है कि इनमें आक्रमण हुआ था वो बताया जाता है। दूसरा आता है सूरसेन महाजनपद। कौन सा क्षेत्र था इसका, भरतपुर तथा अलवर वाला क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी। तीसरा आता है कुरु महाजनपद। यह क्षेत्र जो था यह है अलवर का उत्तरी भाग था। कौन सा, कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत में है ना इंद्रप्रस्थ। चौथा जनपद आता है इसमें सीवी जनपद, जो कि मेवाड़ वाला हिस्सा आता है। यह क्षेत्र उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ वाला था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसका पुराना नाम क्या था, नगरी था या मध्यमिका, दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं। तो जानकारी की क्या स्रोत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे इसके राजधानी मध्यमिका थी, सीवी जनपद था। तो अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, महाभाष्य, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य, वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत और बड़ली अभिलेख, हमें इनसे जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र को पहले सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी थी, जो कि चित्तौड़ में पड़ती। मध्यमिका एक बौद्ध, जैन तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। यह राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल था। उत्खननकर्ता DR भंडारकर, KB सौंदरराजन, कार्लाइल ने मध्यमिका की खोज की। साक्ष्यों की बात की जाए तो वैष्णव मंदिर, गुप्तकालीन शिव मंदिर, चक्रधार कुएं, आहड़ सिक्के तथा सीवी जनपद के सिक्के यहाँ पे हमें देखने को मिले। बड़ली अभिलेख, जो कि 443 ईसा पूर्व का, जो हम पहले भी पढ़ के हैं। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे भिलोट माता मंदिर से प्राप्त किया था, जो कि बड़ली अजमेर में पड़ता है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका एक जैन केंद्र था। अब बात करते हैं मालवा जनपद की। यह क्षेत्र जो था ये टोंक और जयपुर वाला था। इसकी राजधानी नगर थी, जो कि टोंक का पुराना नाम है। इसके उत्खननकर्ता कृष्ण देव हैं और साक्ष्य जो है वो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है यहाँ से। इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। हमें इस जनपद से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। यह सिक्के नगर तथा रेड नामक स्थानों से प्राप्त हुए। रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। केदारनाथपुरी ने रेड का उत्खनन किया। अब बात करते हैं योधे जनपद की। योधे जनपद जो है वो श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को बोला जाता था। इन्होंने कुषाणों की शक्ति को रोका था। यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और राजस्थान में और जनपद था जिसका नाम था सालवा जनपद, और यह क्षेत्र अलवर वाला है। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। कौन से महाजनपद से सीमा विवाद था, सालवा जनपद का, तो मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। अर्जुनायन जनपद, यह सीकर, अलवर, भरतपुर, नीम का थाना ये वाला क्षेत्र था। और राजन्य जनपद जो था ये क्षेत्र कौन सा था, भरतपुर वाला क्षेत्र था। थैंक यू सो मच।